आज की क्लास में मैं आपको न्यूमोनिया एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। नेम काफ़ी कॉमन है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी डिजीज़ है जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं है या आपको पता ही नहीं है। मतलब काफ़ी कॉमन है, बोलचाल में भी कई बार आप लोगों ने सुना होगा, किसी ने बोला उसको न्यूमोनिया हो गया, है ना? तो सबसे पहले, क्योंकि हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इसकी वजह से सबसे पहला टास्क यहाँ पे क्या हो जाता है, ये देखना कि जो ये न्यूमोनिया है, ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा और कौन इसको कॉज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करेंगे। बहुत सारे मैंने अभी टेस्ट की शीट्स देखी अदर बैचेस में, बच्चों को लिखना ही नहीं आ रहा है, समझ गए? तो आप लिखने की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देंगे, तब जाके एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी आपकी। एंड में तो खैर बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत है आप लोगों को लिखने में। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने इसकी पॉजिटिव एजेंट के नेम की स्पेलिंग गलत लिख दी और आपको मार्क्स मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक स्पेलिंग एरर किया, उसकी वजह से पूरा का पूरा वर्ड जो है वो चेंज हो जाता है, तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे पॉजिटिव एजेंट, कि आखिर इसका पॉजिटिव एजेंट है क्या। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि जैसे ही हम यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अपना कॉमन सेंस लगाइए। कई बार तो ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना, कि अगर हम पॉजिटिव एजेंट पूछ रहे हैं तो वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, क्या है? तो यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया है। इसके नेम, पहली बात तो अगर किसी के नेम में बैसिलस लगा है, कोकस लगा है, कोकाई लगा है, बैसिली लगा है, विब्रियो लगा है, जो 11th क्लास में मैंने आपको शेप के अकॉर्डिंग बताया था, तो उससे भी पता चल जाता है कि इसका शेप जो है वो कैसा होगा। ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस जो है ना, यहाँ पे ये दो चीजें क्लियर करता है। पहली बात तो ये कि ये एक बैक्टीरिया है, और दूसरी बात ये कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है। ठीक है, अब जब आप लोग न्यूमोनिया लिखते हैं ना, तो न्यूमोनिया में लास्ट में ई लगा देना है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी हो जाएगा। PNEUMONIA, इतना तो लिखते ही है, न्यूमोनिया तो लिखते ही है। उसमें आपको क्या करना है, ई लगा देना है, इट बिकम्स स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। न्यूमोनी तो एक पॉजिटिव एजेंट तो ये हो गया इसका। दूसरा जो इसका पॉजिटिव एजेंट है दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज, और फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो खैर आपको आता ही है, दैट इज हीमोफिलस, PHILUS। अगर ये लिखा है तब भी सही है, कई किताबों में PHILOUS लिखा रहता है, वो भी सही है। ठीक है, अब इन्फ्लुएंजी की स्पेलिंग कैसे लिखे हम लोग? तो पहले इन्फ्लुएंजा लिख लीजिए, INFLUENZA, पहले इन्फ्लुएंजा लिख लीजिए। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा के लास्ट में ई लगा दीजिए, तो बन गया यहाँ पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। क्या बन गया ये? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बन गया है ना। ये दो इसके पॉजिटिव एजेंट हैं। मतलब जब हम ये देखना स्टार्ट करते हैं किसकी वजह से होगा। और सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग जॉब है, ये वही चैप्टर है जो 9th क्लास में आप पढ़ रहे थे, व्हाई डू वी फॉल इन, एग्जैक्टली वही चैप्टर है ये। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाता है कि आपको जितने डिजीज और डिसऑर्डर्स के बारे में पता है, आपको उसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में पता होना चाहिए। और अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर किस क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से, या किस कॉज की वजह से, या किस इनहेरिटेंस के पैटर्न में एरर की वजह से ये स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि जब ही यहाँ पे न्यूमोनिया का जिक्र आता है, तो पहला तो पॉजिटिव एजेंट आपको लिखना पड़ेगा सब में। बोर्ड एग्जाम में आया नहीं पॉजिटिव, और नीट के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते इससे, पॉजिटिव एजेंट से। खुद आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा, हर साल एक एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सवाल ये उठता है कि अब कोई भी डिजीज है, बीमारी है अगर, तो वहां पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला सवाल ये है कि करता क्या है, मतलब कैसे गया, क्या करता है, और उसके लक्षण आपकी बॉडी में क्या दिख रहे हैं, ये सारी बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसके टारगेट ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। मतलब किसको अफेक्ट करने का काम करता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कोरोना के टाइम में इतना हंगामा हो रखा था, कोरोना कोरोना कोरोना। ठीक है, तो बच्चे बच्चे को पता चल गया कि जो कोरोना है, कोविड जो है, ठीक है,
उसमें जो इन्फेक्ट पार्ट है या इन्फेक्टेड पार्ट जो है दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। वो एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन था। बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है जब हम कॉमन कोल्ड पढ़ रहे हैं वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, न्यूमोनिया पढ़ रहे हैं हम वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, अगर हम यहाँ पे कोरोना पढ़ रहे हैं वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बुक आएगी रिवाइज करके तो उसके बारे में भी होगा ये एक्सप्लेनेशन एक पैरा का। ठीक है, तो अब इसमें और कॉमन कोल्ड में क्या फर्क है पहले तो सोच समझिए। जब कॉमन कोल्ड होगा तो ये अपर पार्ट जो है ना ट्रैकिया के ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें कंजेशन होगा, ये अफेक्टेड होता है वहां पे। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पे बात किसकी करते हैं न्यूमोनिया की, तो बिल्कुल डीप में जाके जो मैंने आपको एल्वियोली या एल्वियोलाई सिखा रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फेक्टेड पार्ट है मतलब ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, चाहे दोनों में से कोई एक, चाहे फर्स्ट या चाहे सेकंड, ठीक है, कोई सा भी जाए, ये क्या करता है एल्वियोली को इन्फेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दीज माइक्रोब्स, समझ आ रहा है साथ के साथ, दीज माइक्रोब्स इन्फेक्ट। तो कॉमन कोल्ड में अपर पोर्शन जो है वहां कंजेशन होगा, होता है ना नाक बंद हो गया या सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, इसमें भी होगा, लेकिन ये थोड़ा सीवियर केस इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये सीधा अंदर जाके अटैक कर रहा है। ये सीधा आपका जो रेस्पिरेटरी जो गैसेस हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनके एक्सचेंज को ही सीधा जाके क्या कर रहा है डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एल्वियोली को या एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करने का काम कर रहा है। एल्वियोलाई मैंने आपको सिखा रखा था। ठीक है, तो जो बलून लाइक सैक लाइक जो स्ट्रक्चर है जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है दैट इज एल्वियोली और एल्वियोलाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं एयर फिल्ड सैक्स, एयर फिल्ड सैक्स, लंग्स के जो कौन है एयर फिल्ड सैक्स है। तो एक बात तो आपको समझ आई कि अच्छा इसमें क्या होता है, हमारा जो लंग है वो इन्फेक्टेड होता है, इसको याद कर लीजिए अभी के अभी, ऑफ लंग्स। फर्क है दोनों में, बहुत ज्यादा फर्क है। कॉमन कोल्ड वाले में हम कहीं ऐसा नहीं लिखेंगे कि जो लंग है सीधा जाके उसको इन्फेक्ट करेगा, बट हम इसके केस में लिखेंगे। यहाँ पे न्यूमोनिया के केस में क्या हो रहा है, जो टारगेट ऑर्गन जिसके ऊपर अटैक किया जा रहा है वो आपका लंग है, वो लंग का भी आखिरी पार्ट है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, दूसरी बात ये है जो स्पेसिफिक पॉइंट एक और आता है, जैसे विलेजेस में जब आप लोगों से पूछेंगे ना या फिर उनको तो बायोलॉजिकल टर्म में समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो ऐसे स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं या डॉक्टर्स खुद ही उनको ऐसे बोलते कहते हैं कि इसके लंग्स में पानी भर गया है। तो होता ये है एक्चुअली कि इसमें जो एल्वियोली है उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है। अब एक बात बताइए, जिसका काम है गैसेस एक्सचेंज करने का उसमें अगर फ्लूइड फिल हो जाएगा तो कितनी प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग आगे लिखेंगे द एल्वियोली अब एक चीज देखिए यहाँ पे, सिंपल सी बात है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हॉरिबल स्टेटमेंट है जो आपको याद ही ना हो, आसान सी बात है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मैंने कॉमन सी बात आपको क्या सिखा दी कि यहाँ पे इस केस में इस कंडीशन में क्या होता है, लंग्स के अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज में कौन हेल्प करता है, गैसेस एक्सचेंज में एल्वियोलाई हेल्प करता है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, एल्वियोली के अंदर फ्लूइड फिल हो गया, इतना याद हुआ आपको। किसकी वजह से हुआ, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से हो रहा है। ठीक है,
तो आपको ये 3 पॉइंट मैंने याद करा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ने का मतलब है सब कुछ तो हमने कर लिया, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट अबाउट सिम्टम्स। हम लोग अब ये भी देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है ना। सिम्टम्स को भी देखना जरूरी है, मतलब होता है ना लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा आपको कि हाँ उसको क्या हो गया, न्यूमोनिया हो गया, ठीक है। तो काफी कॉमन से हैं, ये आप भी लिख सकते हैं खुद से भी, कभी हुआ हो या घर में किसी को हुआ हो तो आपने देखा हो, तो इसमें रटने की जरूरत नहीं है। जैसे सिम्टम में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, फीवर लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा हैंग कर रहा है ये, अगर आप नोट कर रहे हैं साथ के साथ तो सिम्टम्स में लिख लीजिए फीवर, देन चिल्स, मतलब इतनी ठंड लगेगी कि कपकपी भी होगी इसमें, है ना। फीवर के साथ चिल्स भी होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि हम यही तो बोल ही रहे हैं कि फ्लूइड फिल हो गया है। तो कफ होगा इसमें, ठीक है, एंड हेडेक। चलिए ये हो गया, ये सिम्टम्स है इसके, साधारण से क्या है यहाँ पे सिम्टम है। हर किसी डिजीज का ना एक बहुत ही क्रिटिकल केस होता है, ठीक है। चाहे जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में टाइफॉइड बताया था, तो मैंने आपको बोला अगर टाइफॉइड का केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो इंटेस्टिनल परफोरेशन की वजह से उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जब हम यहाँ पे इसका न्यूमोनिया का केस देख रहे हैं, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज करते हैं कि आखिर जब इसका सीवियर केस होगा तो पेशेंट के साथ क्या होगा। तो इसका जब सीवियर केस होगा, अब एक चीज देखिए, एल्वियोलाई का काम क्या है, एल्वियोलाई का काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज करना। तो गैसेस एक्सचेंज जब ये कर रहा है, तो अगर हम उसको डिस्टर्ब कर दे, इंटरप्ट कर दे वहां पे, तो बहुत अगर सीवियर केस होगा तो उसके केस में क्या होता है कि फिंगर है, आपके हैंड के फिंगर्स है, नेल्स है, इसमें ना ब्लूइश कलर आना स्टार्ट हो जाता है। वो ये दिखाता है कि आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके हर एक बॉडी पार्ट को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो आगे लिखिए इन सीवियर केसेस, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसका लिख लीजिए, इन सीवियर केसेस फिंगर नेल्स में टर्न ब्लू टू ग्रेइश कलर, थोड़ा ग्रे भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, मतलब उसी शेड से मिलता जुलता ये हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टाइफाइड को मैंने आपको सिखाया था कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होगा कि अगर आप नॉर्मली रह रहे हैं, सब कुछ सही सलामत है, साफ सुथरे जगह पे रह रहे हैं, बट ऐसा क्या रीजन है कि किसी किसी को निमोनिया हो गया, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, आप सपोज कीजिए कि आप बहुत हाइजेनिक हैं, बहुत सफाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप किसी साइबर कैफे में गए, ठीक है, और उस पे उसके कीबोर्ड पे वर्क करने वाला जो आपके पहले जिस पर्सन ने वर्क किया उसको ऑलरेडी निमोनिया हो रखा था, ठीक है। तो अब हुआ ऐसा कि उसी कीबोर्ड का तो उसने भी इस्तेमाल किया, और उस कीबोर्ड का यूज करने के बाद स्नीजिंग या फिर मान लीजिए उसको खांसी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स कहाँ गए, वहां के एयर में अवेलेबल है, आप गए, उसके बाद आप बैठे वहां पे, ठीक है। आपने वो जितना इन्फेक्शस ये बैक्टीरिया जो वहां पे हवा में घूम रहा है, आपने क्या किया, आपने उसको इनहेल कर लिया, पता चला आपको भी ये बीमारी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यूमोनिया जो है ये एक पर्सन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ये इन्फेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये न्यूमोनिया मैंने आपको समझाया है, इसमें कोई डाउट किसी को, क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट किसी को, आगे चले हम लोग। और ये देखिए यहाँ पे ना ये बैक्टीरिया, अगर आपसे कोई पूछता है
कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, क्योंकि यहाँ पे इमेज अवेलेबल है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसे आप समझ सकते हैं। ऐसे तो मैं हवा में बोलती रहती है, आपको समझ नहीं आता। देखिए, जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है ना, ये पहली बात तो यहाँ पे ये है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये सब देखिए स्फेरिकल शेप में, सबको दिख रहा होगा ऐसे छोटे 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 गोली की तरह बने हुए यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बॉल्स की तरह जो है, ये हमेशा कोलोनियल फॉर्म में होते हैं। मतलब ये चेन चेन बना के रहेंगे, एक के साथ दूसरा जुड़ा है, तीसरा जुड़ा है, ऐसे करके। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे के साथ चेन बना के रखा हुआ है। तो ये जब भी ग्रो करते हैं तो कैसे ग्रो करते हैं, कॉलोनी बना के ग्रो करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग कॉमन कोल्ड स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा, साधारण सा है। कोई मेरे ख्याल से ऐसा पर्सन नहीं होगा इस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, इंडिया में क्या बोलूं, जिसको कभी कॉमन कोल्ड नहीं हुआ। नहीं, बहुत ही कॉमन है, बहुत साधारण है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। सब कुछ जानते हैं आप, सब कुछ जानते हैं। बट हो सकता है कई बच्चे ऐसे हों जिनको ये नहीं पता हो, इट्स अ काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन। ये वायरस कॉज करता है। कौन कॉज करता है? वायरस जो है ये कॉमन कोल्ड को कॉज करने का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग। जहाँ पे आपने ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा लिखा है, वहां नोटबुक में ना ब्रैकेट में बैक्टीरिया लिख लेना है। कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है, इतना एक्सप्लेन करने के बावजूद भी उनको यही कंफ्यूजन रह जाती है, ये बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, क्या है। जबकि वैसे की कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसके अंदर, बट होती है तो होती है कंफ्यूजन, क्या कर सकते हैं। तो आप लिख लेंगे आपसे नोटबुक में विद इन ब्रैकेट, वहां पे बैक्टीरिया डाल लेंगे, दोनों के दोनों क्या है, बैक्टीरिया। क्योंकि अगला जो हम कॉमन कोल्ड पढ़ने जा रहे हैं ये बैक्टीरियल नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है। कॉमन कोल्ड, नाम ही हमने कॉमन कोल्ड ही बोल रखा है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इस पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा ना इस अर्थ पे जिसको कि कोल्ड ना हुआ, ठीक है। बहुत सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जब होता है तो पता चलता है कितनी हालत खराब हो जाती है ना। सुनने में तो सही में कॉमन लगता है, जैसे नाम इसको कॉमन कोल्ड बोला जाए, बट जितना दिखता है उतना कॉमन ये है नहीं, ठीक है। सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मेट मैंने आपको सिखा रखा है, एग्जाम में अगर आए तो आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट। तो सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे कि ये होता किससे है। तो ये रीनो वायरस या राइनो वायरस बोला जाता है इनको, ठीक है। ये देखिए, इसका पॉजिटिव एजेंट लिख लीजिए, वायरस। अच्छा, ये वायरस इतना स्पेशल क्यों हो जाता है, सोचिए, सोच के देखिए एक बार। कोरोना में भी पूरा जो हंगामा हुआ वो वायरस की वजह से हुआ, ठीक है। और यहाँ भी जो हम लोग बात कर रहे हैं, राइनो वायरस के बारे में भी जो हम लोग बात कर रहे हैं, वायरस ही है। सवाल ये उठता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कोरोना वायरस एंड दीज राइनो वायरसेस। तो राइनो वायरसेस जो है ये भी वैसा ही इन्फेक्शन कॉज करने का काम करता है, लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको सिखाया कि ये क्या करेगा, ट्रैकिया के ऊपर का पार्ट जो है उसी को ये इन्फेक्ट करने का काम करता है, जो रीनो वायरसेस होते हैं, ठीक है। और ये इतना ज्यादा क्या है, फास्ट रेट है इसके इंक्रीज करने का, कि इसको हम लोग मतलब हाईली इन्फेक्शस की कैटेगरी में डालते हैं। इसलिए इसको हाईली इन्फेक्शस की कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि आप ऐसे भी बचपन से आपको पता होगा कि अगर कोई आपका फ्रेंड हो, वो आपके साथ बैठ गया हो और लगातार उसको स्नीजिंग हो रही हो, तो आपको अंदर से एक डर हो जाता है कि अच्छा, लगता है नेक्स्ट डे मुझे भी हो जाएगा। क्योंकि आपको ये पता है कि कैसा है ये, हाईली इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस भी नहीं है, हाईली इन्फेक्शियस है। मेरे ख्याल से जितने डिजीजेस हैं उसमें से सबसे ज्यादा रेट इसका, इसके स्प्रेडिंग का है। जो कॉमन कोल्ड है बहुत फास्ट रेट से क्या होता है, ये इंक्रीज करता है खुद को, है ना। तो ये देखिए ये क्या है यहाँ पे। अब खासियत क्या है इसकी, कम्युनिकेबल है, आपको पता है, इन्फेक्शियस है, आपको पता है। कॉमन नेम हम लोग इसको क्या देते हैं, शॉर्ट में HRV कहते हैं, दैट इज ह्यूमन राइनो वायरस। कोरोना है तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब एल्वियोली तक इतना इन्फेक्ट किया कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट हो गई। लेकिन इसके केस में क्या है,
जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है सिर्फ उसी को इन्फेक्ट करने का काम करता है। तो इस बात को भी आप साथ के साथ क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ये तो आपको याद हो गया होगा, याद क्या, ये तो ऑलरेडी याद ही है आपको, बस आपको मैंने एक ही चीज़ बताई है, ये राइनोवायरसिस की वजह से होता है। ठीक है, और इसको हम लोग रिनाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि RHINO, राइनो, रीनो मतलब नोज होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से, और नेजल पैसेज को करता भी है, वहीं पे कंजेशन कॉज करेगा, वहीं पे क्या होता है, बहुत ज्यादा आपको इरिटेशन कॉज करने का काम करता है। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम रिनाइटिस कहते हैं इसको। यहाँ देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज रिनाइटिस। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव एजेंट ही मैंने बोला है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, टारगेट ऑर्गन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज टारगेट ऑर्गन। सबका अलग अलग होता है, और हर एक डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट है वो भी स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये भी याद रखने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं हो कि एक मैंने आपको टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी सिखाया, तो एग्जाम में गया और सब में साल्मोनेला टाइफी लिख के आ रहा है, नहीं। सबका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, और टारगेट ऑर्गन्स भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जब हम टारगेट ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, साफ सीधी सी बात याद रखनी है, आपके कॉमन कोल्ड के डिजीज में आपका लंग इन्फेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, और अभी अभी जो मैंने आपको न्यूमोनिया सिखाया है उसमें आपका लंग इन्फेक्टेड होता है। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, दे ही दूंगी मैं ताकि आप प्रैक्टिस कर लीजिए इस रिगार्डिंग। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड न्यूमोनिया, सुनने में तो एक जैसा ही लगता है, कोल्ड है न्यूमोनिया है, कोल्ड है न्यूमोनिया है, लक्षण भी बहुत मिलते जुलते हैं। कफ है, तो कोल्ड भी जब आता है तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज करता है। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस ये है, दोनों का पॉजिटिव एजेंट भी अलग है। अगर हम न्यूमोनिया की बात करें, वो वायरस की वजह से, वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था, और अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें तो ये वायरस की वजह से हो रहा है। न्यूमोनिया के केस में आपका लंग्स इन्फेक्टेड होता है, और कॉमन कोल्ड के केस में जो अपर नेजल पैसेज जो है वो यहाँ पे इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम टारगेट ऑर्गन की बात करते हैं, मतलब कॉमन कोल्ड के केस में, ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, दे इन्फेक्ट द नोज एंड द अपर and the respiratory passage, रेस्पिरेटरी पैसेज में सब आ जाता है, समझे, रेस्पिरेटरी पैसेज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, लंग्स को नहीं करेगा, बट नॉट द लंग्स, लंग्स को नहीं करता ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, सिम्टम्स लिखते हैं। पता ही आपको, सिम्टम तो बहुत लिख सकते हैं आप, है ना, इसके सिम्टम्स भी लिखवाने की क्या जरूरत है। अब एक फॉर्मेलिटी है तो हम लोग लिख लेते हैं, बट आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। सबको कोल्ड हो ही रखा है, तो जो जो आपको सिम्टम याद है उन सारे सिम्टम्स को क्या करेंगे, एक साथ मेंशन कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सबसे सबसे जो इरिटेट करने वाला जो पार्ट है, नेजल कंजेशन, जो नाक बंद हो जाती है आपकी, वो सबसे ज्यादा परेशान करता है ना। तो सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं हम लोग। ये रहा, अच्छा ये हम कर रहे हैं, नेजल कंजेशन। सबसे फर्स्ट लिख लीजिए, नेजल कंजेशन। कंजेशन मतलब ब्लॉकेज, ब्लॉक करेगा वहां पे। और हमेशा ही जो नोज है उससे क्या होगा, डिस्चार्ज होता रहेगा, उससे भी इरिटेट काफी ज्यादा करता है। कोल्ड जो है बहुत ज्यादा, मतलब अगर कॉमन कोल्ड हुआ तो आप वैसे सारे वर्क्स नहीं कर सकते। सुनने में बहुत साधारण लगता है, सुनने में बहुत सिंपल लगता है, अच्छा कोल्ड हो गया, लेकिन जहाँ पे आपको स्पेशल अटेंशन देना है ना अपनी आईज के थ्रू, मान लीजिए आपको लैपटॉप पे वर्क करना है, सपोज कीजिए आपको लिखना है कुछ, आपको पढ़ाई का कोई काम करना है,
तो अटेंशन पे करने वाला जो कोई काम है ना, आप कोल्ड के टाइम में कर ही नहीं सकते, इतना ज्यादा ये इरिटेट करने का काम करता है ना। कंजेशन एंड डिस्चार्ज एंड, ठीक है, नेजल कंजेशन भी हो गया, डिस्चार्ज भी हो गया, गले में खराश होती है ना, सोर थ्रोट, सोर थ्रोट, होर्सनेस होती है ना, घड़घड़ाहट की आवाज आती है, इतना ज्यादा हो जाता है होर्सनेस। सबसे इम्पोर्टेंट जिसको सबसे पहले लिखना चाहिए था, ठीक है, कफ, हेडेक और टायर्डनेस तो ऑलमोस्ट सब में लिख सकते हैं। हेडेक एंड टायर्डनेस ये सब में लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोल्ड हुआ, सपोज कीजिए कि आज आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोल्ड हो जाएगा, मतलब कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चलता है कोल्ड हो रहा है, गले में हमेशा खराश रहेगी, थ्रोट पेन भी स्टार्ट होता है उसके साथ साथ, कॉमन कोल्ड के साथ, तो फर्स्ट ही डे आपने क्या किया, एंटीबायोटिक खा लिया। लेकिन आप कितना भी एंटीबायोटिक खाते रहें, एक चीज आपने नोटिस करा होगा कि अगर किसी को कॉमन कोल्ड ने इन्फेक्ट करने का काम किया, तो ये जनरली जो है 3 to 7 डेज तक जाएगा ही जाएगा, यूजुअली उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आखिरी पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, और कैसे होता है सो तो आपको पता ही है, यूजुअली यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। अब देखिए, कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात करें कि कैसे स्प्रेडिंग होती है इसकी, ठीक है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, आप क्लास में बैठे, कोई आपका फ्रेंड बैठा हुआ लगातार स्नीजिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा उसको छींक आ रही है, तब भी क्या होगा, उस केस में भी क्या होगा, आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि जो एयर के अंदर जो ड्रॉपलेट्स रिलीज हुए उस एरोसोल को आप इनहेल कीजिएगा, आपको भी हो जाएगा। पता चला वही आप एग्जामिनेशन देने गए, आपके पास पेन नहीं है, आपने जिससे पेन मांगा उसको बहुत कोल्ड हो रखा था, आपने उसका पेन लिया और देखा ना था और लिखना स्टार्ट किया, उससे भी आपको क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। बहुत सारे तरीके हैं इसके, कम्युनिकेशन स्प्रेडिंग के बारे में जितना लिखा जाए कम है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन कोल्ड था, एक साधारण सा सिम्टम सा, एक आपको यहाँ पे जो दिखता है। और दूसरी बात ये है, सबसे कॉमन है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको नहीं हुआ हो कभी, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो है नहीं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और इस चैप्टर से पहला 5 मार्क का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मलेरिया एंड लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, ठीक है, मतलब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कॉमन कोल्ड में कोई प्रॉब्लम किसी को, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चले हम लोग। चलिए, एक बेनिफिट तो हो ही जाएगा ऑनलाइन क्लासेस का कि आपको इसका लाइफ साइकिल जो है ना वो अच्छा समझ आएगा, क्योंकि इमेज यहाँ पे सामने होगा क्रिस्टल क्लियर, तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगा। चलिए मलेरिया के बारे में बात करते हैं, बहुत सुन रखा है आपने, है ना, ऐसा भी नहीं है कि नहीं सुना आपने, बहुत मलेरिया के बारे में आपने सुन रखा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं लोग उसके बारे में। मलेरिया को अगर कॉज ना किया जाए, ठीक है, तो डेथ भी हो सकती है। पहले तो पुराने टाइम में जब होता था ना मलेरिया, तो लोग समझते थे अच्छा अब ये पर्सन तो सीधा ऊपर ही जाएगा। आज के डे में क्या है, टेक्नोलॉजीज हो या फिर मेडिकल साइंस हो,
उसमें इतनी एडवांसमेंट हो रखी है कि आज के डे में तो वैसा खैर कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका लाइफ साइकिल समझना, बहुत क्रिस्टल क्लियर और बिल्कुल फाइन तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। तो थोड़ा अटेंशन देके करेंगे, क्योंकि एक इकलौता आपके पास इस चैप्टर से क्या है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और बनाने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बट पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है यही है। ठीक है, तो चलिए मलेरिया के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो मलेरिया है, पॉजिटिव एजेंट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको क्लास 11th याद दिलाती हूँ। क्या? सो सुनिए, मैं जब आपको क्लास 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रही थी, ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे पहले आपने किंगडम मोनेरा पढ़ा, फिर आपने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा। जब आप किंगडम प्रोटिस्टा की पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें आपने बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ी, क्राइजोफाइट्स पढ़ा, डायटम्स डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा, स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा, प्रोटोजोअन्स पढ़ा। तो ये जो प्रोटोजोअन्स है इसी की 4 कैटेगरीज पढ़ी थी आपने। 4 कैटेगरीज में आपने पढ़ा था अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन एंड स्पोरोजोन। आखिरी वाला, आखिरी में लास्ट 2 लाइंस लिखा हुआ था वहां पे, देखिएगा ध्यान से, आपको याद आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, ये वही प्लाज्मोडियम है जिसको आप स्पोरोजोन्स के अंदर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव एजेंट जो है बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है, फंजाई भी नहीं है, प्रोटोजोआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, तभी मैं यहाँ पे आपको स्पेशली बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआ, अगर आपको एक बोलना है तो प्रोटोजोन बोलिए, एक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रोटोजोन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अब जैसे मैंने आपको अभी भी न्यूमोनिया पढ़ाया, ठीक है, तो न्यूमोनिया में मैंने आपको इसकी 2 स्पीशीज, 2 वैरायटीज के बारे में बताया। एक था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। एग्जैक्टली उसी तरीके से जब मलेरिया की बात होती है तो मलेरिया के केस में क्या होता है, यहाँ पे प्लाज्मोडियम की 3 वैरायटीज हैं। ठीक है, तो 3 जो वैरायटी है यहाँ पे आर ओ मिसिंग हो गया है, तो मैं बोलूँ रेड मार्क शो रहा है, प्रोटोजोन। ठीक है, तो 3 जो वैरायटीज है यहाँ पे प्रोटोजोन, उन तीनों का नाम हम लोग फटाफट लिखेंगे। देखिए, चाहे तो प्लाज्मोडियम आप लिखिए पूरा, नहीं तो पी डॉट भी कर सकते हैं। ये रहा प्लाज्मोडियम। एक है यहाँ पे प्लाज्मोडियम विवेक्स, VIVAX। एक है यहाँ पे प्लाज्मोडियम विवेक्स है। ठीक है, प्लाज्मोडियम विवेक्स के बाद दूसरे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो प्लाज्मोडियम मलेरिया है, दैट इज, और साइंटिफिक नेम है तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, रनिंग में लिखेंगे फिर भी। दूसरा यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, प्लाज्मोडियम मलेरिया। और तीसरा जो है यहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तीनों में से सबसे डेंजरस कौन है, तीनों में से सबसे डेडली डेंजरस कौन है, तीनों में सबसे डेंजरस जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, तो ये जो है ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम is the most serious one। लिख लीजिएगा, आगे लाइन कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, थोड़ा हैंग कर रहा है ये, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज द मोस्ट सीरियस वन।
अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, ठीक है, तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है एंड कैन बी फैटल, ठीक है, दैट में लीड टू डेथ अगर इसको नहीं क्योर किया गया तो, ठीक है। सवाल ये उठता है होगा कैसे, है ना। तो यहाँ पे इसका जो वेक्टर है, वेक्टर ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे हम लोग, इसका जो वेक्टर है मॉस्किटो है, जो मच्छर होते हैं वही। बचपन से आज तक आप क्या सोचते थे, अच्छा मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है। सच्चाई और फैक्ट ये है, बेचारे खुद ही विक्टिम है। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा डिजीज है जिसमें उसके लाइफ साइकिल को रेगुलेट करने वाले माइक्रोब को दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे मलेरिया का हम लोग नाम लिखते हैं, और जो यहाँ पे प्लाज्मोडियम है इसको टू होस्ट चाहिए, ठीक है, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसको हम लोग समझते हैं फटाफट, आसान है। और एग्जैक्टली इसी डायग्राम को बना के सबके बारे में एक लाइन लिख देना, बस क्लियर। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो है उसको देखते हैं हम लोग। चलिए, ये आपके बुक में अवेलेबल है, आप अपने बुक से भी मैच करेंगे साथ के साथ, और हालांकि हम लोग तो समझ ही रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम से ही समझ आएगा, ऐसे हवा में तो कभी समझ नहीं आ सकता ये टॉपिक। तो इसको हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, ये जो साइकिल है आपके पास, ठीक है, देखिए अब एक सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अभी तक आपको इतना फॉर्मेट तो आ ही गया होगा, आपको तब से इतनी बात समझ आ रही है कि जब भी कोई डिजीज मैं पढ़ा रही हूँ, पहले मैं पॉजिटिव एजेंट लिख रही हूँ, फिर मैं टारगेट ऑर्गन लिख रही हूँ, फिर मैं सिम्टम लिख रही हूँ। सेम फॉर्मेट हम यहाँ फॉलो करेंगे, नो डाउट, ठीक है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि हम ये दिखने में ऐसा हॉरिबल सा, बहुत आसान इजी सा टॉपिक है। मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती हूँ कैसे समझना है इसको, ठीक है। देखिए, ये है आपका लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये कुछ अलग से डायग्राम नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। कहानी सुनते जाइए फटाफट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा, गारंटी है। देखिए, सबसे पहले इस मॉस्किटो ने एक ह्यूमन को बाइट किया, काटा इसने, ठीक है। तो जब इस मॉस्किटो ने एक ह्यूमन को बाइट किया, तो इसने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। किस चीज को इंजेक्ट कर दिया इसने, इसने स्पोरोजोइट्स को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। पता है उसके बाद क्या हुआ, ये सारे के सारे स्पोरोजोइट्स जो है ये भागते हुए लिवर में गए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा मेंशन द टारगेट ऑर्गन ऑफ स्पोरोजोन्स और स्पोरोजोइट्स इन केस ऑफ मलेरिया, आपको आंसर में लिखना है लिवर, ठीक है, लिवर सेल में गया। ये जो पैरासाइट है ना स्पोरोजोइट्स, समझिएगा, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, स्पोरोजोइट्स, ठीक है, इसके पास में टू इन वन फैसिलिटी है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, लेकिन आपकी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में, किसी भी ह्यूमन की बॉडी में, वर्ल्ड के किसी ह्यूमन की बॉडी में, ये सिर्फ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको अपना परफॉर्म करने के लिए किसी मॉस्किटो की बॉडी की जरूरत पड़ेगी इसको, ये बात पहले तो आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये ह्यूमन बॉडी में इसने अपने आप को असेक्सुअली क्या किया, यहाँ पे रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब एक आप बलून अगर लेंगे, उसमें आप बॉल डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, एक ऐसा टाइम आएगा जब वो फट जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से सेल के अंदर गया है, और यहाँ देखिए जाने के बाद पहले तो ये एंटर हुआ, एंटर होने के बाद ये अपना नंबर इंक्रीज किया जा रहा है, किया जा रहा है, इस टाइम में यहाँ क्या हुआ, ब्रस्ट कर गया ये। जब ये ब्रस्ट करेगा, आरबीसी में गया, यहाँ पे भी ये क्या करेगा, आरबीसी को भी ब्रस्ट करने, मतलब घूम घूम के जिसको कहते हैं ना पूरी तबाही मचाना, वही काम करेगा ये, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब ये आरबीसी यहाँ पे रप्चर होगा या आरबीसी को रप्चर करने का काम करेगा, तो एक केमिकल सिक्रीट होता है यहाँ पे, उसका नाम है हीमोजोइन। इसके पीछे वाले पेज पे सबसे नीचे वाले पैरा में लिखा है, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। एक केमिकल है विच इज
ओनली सिक्रीटेड आफ्टर ब्रस्टिंग ऑफ आरबीसी ऑफ योर बॉडी। जब आरबीसी रप्चर करेगा, ब्रस्ट करेगा, सिर्फ तभी सिक्रीट होता है। और फिर उसके सिवाय अगर आप कभी सोचिएगा तो ये जो हीमोजोइन है ये सिक्रीट नहीं होता है। तो हीमोजोइन की खासियत क्या है, ये सिर्फ तभी सिक्रीट होगा जब आरबीसी ब्रस्ट होगा, रप्चर होगा। फिर आप सोचिएगा करेगा क्या ये रप्चर होगी, ब्रस्ट होगी, तो इसकी वजह से शिवरिंग और चिल्स होता है, मतलब जो कपकपी होती है ना, क्योंकि आपकी बॉडी का आरबीसी क्या होता है, वहां पे रप्चर हो जाता है, उसी की वजह से होता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, आगे जब आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इसका मेल और फीमेल जो गेमेटोसाइट है, बनता जरूर है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बन गया है मेल और फीमेल गेमेटोसाइट, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, इसके आगे नहीं दाल गलनी इसकी, मेल और फीमेल गेमेटोसाइट बन गए हैं, बैठा रहे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फैसिलिटी इसको सिर्फ मॉस्किटो के गट में मिलता है। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं, आधा पार्ट, जो आधा मतलब लाइफ साइकिल का आधा हिस्सा ह्यूमन बॉडी में हो गया। फिर क्या होगा, एक दूसरा मॉस्किटो, बच्चे क्वेश्चन पूछते मैम क्या वही मॉस्किटो वापस आएगा क्या काटने की, कोई भी मॉस्किटो हो सकता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी वो ढूंढता हुआ आएगा आपको। तो ये जो मॉस्किटो है यहाँ पे, ये मॉस्किटो ने इसको वापस, वापस तो नहीं मतलब इसको बाइट किया, कोई भी मॉस्किटो है। ठीक है, अब ये ह्यूमन, जिस ह्यूमन को, इस हेल्दी मॉस्किटो ही मान लेते हैं इसको, इसने जो बाइट किया है, तो इस ह्यूमन के पूरे ब्लड स्ट्रीम में तो भर भर के स्पोरोजोइट्स घूम रहा है। इसने क्या किया, जो गेमेटोसाइट वाइट सब बना हुआ था सबको मॉस्किटो ने ले लिया। ठीक है, अब ये खुद ही इन्फेक्टेड हो गया। खुद ही जब इन्फेक्टेड हुआ तो मॉस्किटो के गट में जाके यहाँ पे देखिए फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। किसका फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, इसके मेल और फीमेल गेमेटोसाइट का वहां पे फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है। फिर क्या होगा, फिर मॉस्किटो के सलिवरी ग्लैंड में देखिए जाके ये सारे के सारे स्पोरोजोइट्स जो है स्टोर है, मजे से यहाँ पे स्टोर हो गए। और इसने क्या किया, इस मॉस्किटो को भी इन्फेक्ट करने का काम कर दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये मॉस्किटो जो है अब चलता फिरता एजेंट हो गया, मलेरिया फैलाने वाला। अब ये घूम घूम के जिस जिस पर्सन को बाइट करता जाएगा, हर उस पर्सन को मलेरिया होता जाएगा। बात समझ आई, इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को, ये लाइफ साइकिल समझने में कोई दिक्कत किसी को, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है? यस मैम, यस मैम, बिल्कुल। क्लियर है। बस आपको मैं बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है वो मैं फॉर्मेट भी बता देती हूँ आपको। सबसे पहले आपको पॉजिटिव एजेंट मेंशन करना है, ये जो मेंशन करेंगे आप। ठीक है, एक लाइन बता दिया कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो है सबसे ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है क्या करना है, ये इतना अच्छा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना इतना अच्छा काम है। रीजन क्या है सो समझिए, आप अपना कॉमन सेंस लगाइए, अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है तो एक कॉमन सेंस लगाइए। आप जब बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, ये आपका हो गया स्टेप 1, यानी कि जब भी कोई मॉस्किटो किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट कर रहा है, देन स्पोरोजोइट्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द ह्यूमन बॉडी, यस और नो। स्टेप 1 हो गया आपका, दिस बिकम्स स्टेप 2, दिस बिकम्स स्टेप 3। और यहाँ जब लिखिएगा तो और बहुत सारे, तो इसको जब बच्चे ऐसे कहते हैं ना, 100 की जब लिखते हैं ना, तब 15 पॉइंट्स मिनिमम आते हैं इसमें, और नंबर कटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है और लाइफ साइकिल रिलेटेड जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें मार्क्स नहीं कट होते। ठीक है, तो ये भी आप लिखेंगे। देन आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स ऑफ दीज sporozoites are formed in human body but they can't reproduce in human body, ह्यूमन बॉडी में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर क्या होगा, नेक्स्ट मॉस्किटो bites the human being and taken up all the gametocytes। अब इसने क्या किया, ब्लड मील के थ्रू, वो तो आया था अपना भोजन खाना पानी लेने के लिए, बाय वन गेट वन फ्री की तरह क्या हुआ, स्पोरोजोइट्स भी लेके गया। जाने के बाद क्या हुआ, फिर इसके गट में जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इसको स्प्लिट करके आपको लिख लेना है। मेरी बात समझ आई आपको? ठीक है, और एक जो यहाँ पे केमिकल सिक्रीट होता है हीमोजोइन, उसको हम लोग यहाँ पे जो है लिखा हुआ, जो पैरासाइट ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड द केमिकल एंड स्पेसिफिक केमिकल सिक्रीटेड दैट इज नोन एज हीमोजोइन। उसका नाम क्या हम लोग बोलते हैं, हीमोजोइन हम लोग उसको कहते हैं, है ना। चलिए असाइनमेंट क्वेश्चंस लिख दूं मैं, चलिए असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखती हूँ, कर यस लेंगे मैम। लेकिन। हाँ,
असाइनमेंट क्वेश्चंस कर जरूर लेंगे, आज से डे बाय डे करना स्टार्ट कीजिएगा, तब जाके प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। ऐसा सोचेंगे आखिरी डे करेंगे तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, तो जहां से आपने आज की क्लास स्टार्ट करी है, दैट इज which microbe causes pneumonia। ठीक है, आंसर मैं नहीं लिख रही, आंसर मैं बताती चल रही हूँ, साथ के साथ लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे पहले क्योंकि माइक्रोब लिखा है मैंने, पहले आप इस बात को मेंशन करेंगे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया लिखने के बाद याद से वहां पे दोनों के नेम्स लिख लेंगे, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। दोनों इसके जो पॉजिटिव एजेंट है इनका आप नाम लिख लेंगे। ठीक है, देन विच बॉडी पार्ट is affected in pneumonia। इसमें क्या लिखेंगे, आंसर बोलिए तो, कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्टेड होगा? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। क्या लिखेंगे? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। तो इसके ऊपर मुझे याद आया, मैंने आपको बोला था, अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। याद आया? दोनों का पॉजिटिव एजेंट भी अलग है। अगर निमोनिया की बात करें तो अभी भी आपने लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, these organisms are bacteria, while the positive agent of common cold is rhinoviruses, which are viruses। नाम में तो उसके पता चल ही रहा है, तो ये लिखना जरूरी है, इसको भी लिख लीजिएगा। सिम्टम मिलता जुलता है, बट जब हम यहाँ पे टारगेट ऑर्गन की बात करते हैं तो अलग हो जाता है, एक में अपर पार्ट है और दूसरा में क्या है, डायरेक्ट एल्वियोलाई तक जा रहा है। कॉमन कोल्ड में लंग इन्फेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, विच केमिकल इज सिक्रेटेड आफ्टर। मैम स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर नहीं नजर आ रहा क्या? नहीं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, विच केमिकल इज सिक्रेटेड आफ्टर बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी। हीमोजोइन लिख लेंगे इसमें, HAEMOZOIN, हीमोजोइन। द नेम ऑफ केमिकल इज हीमोजोइन। चलिए नेक्स्ट लिखिए, mention the causative agent of common cold। rhinoviruses लिख लेंगे। नेक्स्ट लिखिए, how many hosts are required for plasmodium for completion of its life cycle? For completion of its life cycle, of its life cycle, 2 लिख लेंगे और दोनों का नाम भी लिख लेंगे, ह्यूमन एंड मॉस्किटो।
चलिए ये पेज हो गया, नेक्स्ट पेज पे चले हम लोग। चलिए 7th लिखिए। mention positive agent of malaria. Next, which vector causes मलेरिया? मॉस्किटो का नाम लिख लेंगे इसमें। याद से इसके वेक्टर में फीमेल अनोफिलीज लिख लेंगे, ठीक है। फीमेल अनोफिलीज, मॉस्किटो में भी जो फीमेल है ना अनोफिलीज, उसका नाम लिखेंगे इसमें, ठीक है। फीमेल अनोफिलीज 9th लिखिए। mention symptoms of मलेरिया, वही सब होगा, फ्रीक्वेंट फीवर होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, है ना, हेडेक होगा, ये सब कुछ लिख लेंगे। सिर्फ सिम्टम मैंने पूछा है इसमें। और लास्ट और 10th क्वेश्चन लिख लीजिए एज यूजुअल, पता ही आपको। रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन, रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। चलिए हो गया ये। और इसके आगे जो है काफी पोर्शन खींच लिया हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में। इसके आगे का पोर्शन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक इतने पोर्शन में से कोई डाउट, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम।